हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ बाय रिचर्ड कार्लसन। यह किताब इस बारे में है कि हम रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों को दिल पर लेना कैसे छोड़ें और जीवन को हल्का, शांत और अर्थपूर्ण कैसे बनाएं। देखिए, एक बात सीधे दिल पर रखकर शुरू करता हूं। हम में से ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत ही तनाव से करते हैं। अलार्म बजा, देर हो गई, फोन में नोटिफिकेशन की बाढ़, घर में किसी की एक तीखी बात, ट्रैफिक में फंसना, ऑफिस में ईमेल का ढेर और बस मन चिड़चिड़ा। यार, अगर आप ईमानदारी से देखें तो इनमें से कितनी बातें सच में जिंदगी मौत की हैं। लेखक यहीं से पकड़ते हैं। वो कहते हैं, हम छोटी बातों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि असली खुशी के लिए जगह ही नहीं बचती। और मजे की बात यह है कि हमें लगता है हम सही हैं, हमारा गुस्सा जायज है, हमारी बेचैनी वाजिब है। लेकिन यही सही साबित होने की आदत हमें गलत दिशा में धकेलती है। लेखक की पहली दलील बहुत साफ है। जीवन में शांति कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि रोज के चुनावों का नतीजा है। हर पल हमारे पास विकल्प होता है, प्रतिक्रिया देना या समझदारी से जवाब देना। हम अक्सर प्रतिक्रिया चुनते हैं क्योंकि वो आसान लगती है। किसी ने लाइन काटी गुस्सा, किसी ने बात काटी तुनक, किसी ने तारीफ नहीं की खिंत। लेखक कहते हैं, इन छोटी बातों पर पसीना बहाने से बेहतर है कि हम खुद से पूछें, क्या ये सच में मायने रखेगा। यहां एक पंक्ति आती है जो किताब की आत्मा है, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एंड इट्स ऑल स्मॉल स्टफ। इसका भावार्थ बहुत गहरा है। छोटी बातों पर पसीना मत बहाओ, और अगर ईमानदारी से देखो तो लगभग सारी बातें छोटी ही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जिम्मेदारियां छोटी हैं, बल्कि ये कि हमारा मानसिक बोझ जरूरत से ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, पर गुस्सा तो अपने आप आ जाता है। लेखक इसका जवाब देते हैं, गुस्सा अपने आप नहीं आता, उसे हम पालते हैं। हम उसे तर्क देते हैं, कहानी बनाते हैं, पुराने अनुभव जोड़ते हैं। पहला अभ्यास यही है, रुकना। बस एक सेकंड रुकना। जब भी कोई छोटी बात चुभे, एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, यह छोटी बात है। ये वाक्य जादू नहीं, याद दिलाने वाला संकेत है। संकेत कि आपकी शांति आपकी प्राथमिकता है, आपकी अहंकार नहीं। लेखक एक और जरूरी फ्रेमवर्क देते हैं, सही होने की जगह शांत रहना चुनना। यार, हम सब बहस जीतना चाहते हैं, घर में, ऑफिस में, दोस्तों के बीच। लेकिन हर जीत की कीमत होती है, रिश्तों की गर्माहट, मन की शांति। लेखक पूछते हैं, अगर बहस जीतकर भी आप बेचैन हैं, तो जीत किस काम की। यहां एक सरल कदम है, अगली बार जब बहस उभरे, जानबूझकर एक कदम पीछे हटे। मान लें कि सामने वाला भी अपने अनुभव से सही महसूस कर रहा है। इससे आप कमजोर नहीं होते, आप मजबूत होते हैं। किताब के शुरुआती हिस्से में ध्यान माइंडसेट पर है, यानी देखने का तरीका। लेखक बताते हैं कि हम दुनिया को अक्सर विरोधी मान लेते हैं, जैसे हर चीज हमें चुनौती देने आई है। ट्रैफिक हमें चिढ़ाने, ईमेल हमें परेशान करने, लोग हमें नीचा दिखाने। इस सोच से तनाव पैदा होता है। इसके उलट अभ्यास है दुनिया को सहयोगी मानना। ट्रैफिक भी सिस्टम का हिस्सा है, ईमेल भी काम का हिस्सा है, लोग भी अपने संघर्ष में उलझे हैं। यह बदलाव आपको तुरंत हल्का करता है। अब एक साधारण सा जीवन प्रसंग सोचिए। एक सामान्य व्यक्ति, काम का दबाव, घर की जिम्मेदारी, मोबाइल की आदत। सुबह ऑफिस जाते वक्त किसी ने हल्की सी कट मारी। पहले तो दिल धक धक, हाथ हॉर्न पर। लेकिन याद आया छोटी बात। उसने हॉर्न नहीं बजाया, मुस्कुराया, आगे बढ़ गया। ऑफिस पहुंचा तो बॉस ने मेल में एक लाइन लिखी, नीड इंप्रूवमेंट। पहले दिन खराब हो सकता था, पर उसने रुककर पूछा, कहां सुधार चाहिए। जवाब मिला, काम बेहतर हुआ। यही छोटी जीतें हैं। हर बार शांत रहना आसान नहीं, पर संभव है। लेखक चेतावनी भी देते हैं, आम गलतियां। पहली, यह सोचना कि शांत रहना मतलब दब जाना। नहीं, शांत रहना मतलब स्पष्ट और सम्मानजनक होना। दूसरी, यह उम्मीद करना कि कल से सब बदल जाएगा। नहीं, यह अभ्यास है। तीसरी, खुद पर सख्ती। अगर आप फिसलें, खुद को कोसिए मत, बस फिर से अभ्यास पर लौटिए। एक और महत्वपूर्ण विचार है ध्यान का बंटवारा। हम एक साथ बहुत कुछ पकड़ना चाहते हैं। लेखक कहते हैं, एक समय में एक काम शांति की कुंजी है।
जब आप किसी से बात कर रहे हों, पूरी तरह सुने। फोन जेब में रखें। यह छोटा बदलाव रिश्तों में बड़ा फर्क लाता है। अभ्यास के तौर पर दिन में एक बातचीत चुनें जहां आप पूरा ध्यान देंगे, बस एक। लेखक करुणा की बात भी करते हैं, अपने लिए और दूसरों के लिए। जब आप दूसरों की गलतियों को उनकी परिस्थितियों के संदर्भ में देखते हैं तो गुस्सा नरम पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप सब सही ठहराते हैं, बल्कि यह कि आप खुद को जहर से बचाते हैं। करुणा खुद की रक्षा है। अब एक अंग्रेजी पंक्ति जो यहां फिट बैठती है, पीस isn't समथिंग यू फाइंड, इट्स समथिंग यू क्रिएट। इसका अर्थ यह है कि शांति बाहर से नहीं आती, हम उसे अपने चुनावों से बनाते हैं। हर छोटा चुनाव, रुकना, सांस लेना, मुस्कुराना, सुन्नाइंट की तरह शांति की दीवार बनाता है। पहले अध्याय का सार यही है। छोटी बातों को छोटा रहने देना सीखिए। यह सीख एक दिन में नहीं आती, पर हर दिन आती है। सुबह से रात तक कई मौके मिलते हैं। हर मौके पर आप चुन सकते हैं पुरानी आदत या नई समझ। और जब आप बार बार नई समझ चुनते हैं तो जीवन का तापमान बदलने लगता है। तनाव कम नहीं होता क्योंकि समस्याएं खत्म हो गईं, बल्कि इसलिए कि आपका मन उन्हें संभालना सीख गया। यार, यहां रुककर एक सवाल छोड़ता हूं, अगर आज की सिर्फ एक छोटी बात को आप सच में छोटा रहने दें तो आपकी शाम कैसी होगी? यही सवाल अगले हिस्से का पुल बनेगा, क्योंकि आगे हम उन सूक्ष्म आदतों में उतरेंगे जो शांति को स्थायी बनाती हैं, और वहां एक ऐसी बात सामने आएगी जो अक्सर हम अनदेखी कर देते हैं, पर वही खेल बदल देती है। कल की बात याद है? वही छोटी सी कसक जो दिन भर साथ चली आती है। लेखक यहीं से अगले कदम पर ले जाते हैं और कहते हैं, अगर आपने छोटी बातों को छोटा रखना सीख लिया तो अगली चुनौती है अपने मन की रफ्तार को धीमा करना। यार, हम इतने तेज जीते हैं कि जीना महसूस ही नहीं होता। दिमाग हर वक्त आगे भागता रहता है, अगला काम, अगली चिंता, अगली प्रतिक्रिया। लेखक इसे मेंटल रश कहते हैं, यानी मन की भाग दौड़। बाहर सब शांत हो, फिर भी अंदर शोर, और यही शोर हमें थका देता है। यहां लेखक एक सादा लेकिन गहरा तर्क रखते हैं। आपका जीवन उतना ही शांत है जितना आपका वर्तमान क्षण। समस्या यह है कि हम वर्तमान में रहते ही नहीं। शरीर यहां होता है, मन कहीं और। खाना खाते वक्त मोबाइल, बात करते वक्त नोटिफिकेशन, गाड़ी चलाते वक्त मीटिंग। लेखक पूछते हैं, अगर आप हर पल आधे अधूरे रहेंगे तो शांति कहां से आएगी? यह कोई दर्शन की ऊंची बात नहीं, बल्कि रोजमर्रा का अभ्यास है। एक अंग्रेजी पंक्ति यहां आती है, स्लो डाउन योर थिंकिंग एंड यू विल स्लो डाउन योर लाइफ। इसका मतलब सीधा है, सोच की रफ्तार कम होगी तो जीवन का दबाव भी कम होगा। लेखक सुझाव देते हैं कि दिन में कई बार जानबूझकर धीमे हों। चल रहे हैं तो थोड़ा धीरे चलें, बोल रहे हैं तो शब्दों के बीच जगह दें, सुन रहे हैं तो पूरा सुने। शुरू में अजीब लगेगा, जैसे कुछ छूट रहा हो, लेकिन असल में जो छूटता है वो है बेवजह की घबराहट। अब आप सोच रहे होंगे सब तो ठीक है, पर ऑफिस का दबाव, डेडलाइन, घर की जिम्मेदारियां। लेखक यहां बहाना काटते हैं, कहते हैं धीमा होना मतलब काम छोड़ना नहीं, बल्कि काम में मौजूद होना। जब आप धीमे होते हैं तो गलतियां कम होती हैं, ऊर्जा बचती है। एक छोटा अभ्यास है, जिस काम को आप रोज जल्दबाजी में करते हैं उसे आज जानबूझकर आराम से करें। चाहे चाय बनाना हो या ईमेल लिखना, फर्क महसूस होगा। लेखक एक और आदत पर चोट करते हैं, हर चीज को व्यक्तिगत लेना। यार, हम हर बात अपने ऊपर ले लेते हैं। किसी का मूड खराब है हमारी गलती, किसी ने जवाब देर से दिया हमारी बेइज्जती। लेखक कहते हैं ज्यादातर चीजें हमारे बारे में होती ही नहीं। लोग अपने संघर्ष, डर और उलझनों में उलझे होते हैं। जब आप हर बात को निजी नहीं बनाते तो दिल हल्का रहता है। यहां एक साधारण जीवन दृश्य फिर उभरता है। वही सामान्य व्यक्ति, ऑफिस में मीटिंग। बॉस ने बिना मुस्कुराए बात की। पहले दिन होता तो मन बैठ जाता। आज उसने खुद से कहा है मेरे बारे में नहीं है। बॉस का दिन भी मुश्किल हो सकता है। उसने काम पर ध्यान दिया। शाम को बॉस ने तारीफ की। छोटी जीत, लेकिन मन की। लेखक एक और महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क देते हैं, अपेक्षाओं को नरम करना। हम चाहते हैं कि सब हमारे हिसाब से हो। ट्रैफिक साफ, लोग समझदार, परिवार सहयोगी।
जब ऐसा नहीं होता हम चिढ़ते हैं। लेखक कहते हैं, उम्मीदें जितनी कठोर, निराशा उतनी गहरी। इसका मतलब उम्मीद छोड़ना नहीं, बल्कि लचीलापन। अभ्यास के तौर पर जब भी आप किसी स्थिति में जाए, खुद से कहें जो होगा मैं संभाल लूंगा। यह वाक्य आपको मानसिक कवच देता है। एक और अंग्रेजी पंक्ति यहां आती है, एक्सपेक्ट लेस, एंजॉय मोर। इसका भावार्थ बड़ा व्यावहारिक है, कम उम्मीद, ज्यादा आनंद। जब आप हर पल परफेक्ट नहीं चाहते, तो साधारण पल भी सुख देने लगते हैं। लेखक ध्यान दिलाते हैं कि हम अक्सर भविष्य की चिंता और अतीत की पछतावे के बीच पिसते रहते हैं। दोनों जगह शांति नहीं, शांति है अभी में। एक छोटा अभ्यास, दिन में 3 बार रुककर खुद से पूछें, इस पल में क्या गलत है? ज्यादातर बार जवाब होगा कुछ भी नहीं। यह सवाल आपको जमीन पर लाता है। आम गलती यहां यह है कि लोग धीमे होने को आलस समझ लेते हैं। लेखक साफ करते हैं, धीमापन सजगता है, आलस नहीं। सजगता मतलब हर काम को होश से करना। दूसरी गलती, खुद को बदलने के लिए खुद पर गुस्सा नहीं। बदलाव नरमी से आता है। लेखक करुणा को फिर जोड़ते हैं। जब आप खुद को समय देते हैं, गलती की अनुमति देते हैं, तो मन शांत होता है। यह आत्म दया नहीं, आत्म सम्मान है। इस हिस्से का सार यही है, मन की रफ्तार कम करना, जीवन का बोझ कम करना है। छोटी बातें छोटी रहेंगी तभी जब आपका मन उन्हें बड़ा न बनाए। यह रोज का अभ्यास है। धीमे चलना, कम निजी लेना, उम्मीदें नरम रखना, वर्तमान में लौटना। और जब आप यह करने लगते हैं, तो आपको एहसास होता है कि शांति कोई दूर की मंजिल नहीं, बल्कि हर कदम पर मिलने वाला अनुभव है। और यहीं एक सवाल छोड़कर रुकता हूं। अगर आप दूसरों के साथ इतने नरम हो सकते हैं, तो खुद के साथ क्यों नहीं? अगले हिस्से में हम उसी जगह उतरेंगे जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, खुद की आलोचना। और वहां से निकलने का रास्ता चुपचाप आपकी जिंदगी का स्वाद बदल देता है। एक बात बताऊं, जब हम दूसरों के लिए इतने समझदार हो सकते हैं, तो खुद के लिए इतने सख्त क्यों हो जाते हैं? लेखक इसी जगह से तीसरे प्रवाह को खोलते हैं, आत्म आलोचना की आदत। यार, यह वो आदत है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को थका देती है। हमसे जरा सी गलती हो जाए, मन में तुरंत जज बैठ जाता है। मुझसे तो कुछ होता ही नहीं, मैं हमेशा गड़बड़ कर देता हूं, सब मुझसे बेहतर हैं। लेखक कहते हैं, यह आवाज हमारी मदद नहीं करती, यह हमें छोटा बनाती है। यहां लेखक बहुत साफ तर्क रखते हैं। आप जिस तरह से खुद से बात करते हैं, वही आपकी मानसिक दुनिया बनाता है। अगर आप खुद के सबसे बड़े आलोचक हैं, तो शांति कैसे टिकेगी? एक अंग्रेजी पंक्ति आती है, बी काइंडर टू योरसेल्फ। सुनने में सरल, लेकिन करने में क्रांतिकारी। इसका मतलब आलसी हो जाना नहीं, बल्कि इंसान बने रहना। गलती को सीख मानना, चरित्र पर हमला नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन बिना खुद को डांटे सुधार कैसे होगा? लेखक कहते हैं, डर से सुधार होता है, पर टिकता नहीं। करुणा से सुधार होता है और टिकता है। जैसे किसी बच्चे को सिखाते वक्त आप प्यार से समझाते हैं, वैसे ही खुद को भी समझाइए। अभ्यास के तौर पर जब भी खुद को कठोर शब्दों में पकड़ें, वही बात एक दोस्त से कहकर देखें। क्या आप उसे ऐसे बोलेंगे? अगर नहीं, तो खुद से भी नहीं। लेखक यहां एक और आदत पर रोशनी डालते हैं, परफेक्शन की भूख। हम चाहते हैं कि हम हर रोल में परफेक्ट हों, कर्मचारी, माता, पिता, साथी, दोस्त। जब ऐसा नहीं होता, तो खुद को कोसते हैं। लेखक कहते हैं, परफेक्शन शांति का दुश्मन है। यह कभी संतुष्ट नहीं होने देता। इसके बदले वे पर्याप्त अच्छा का विचार देते हैं, यानी काम ईमानदारी से किया, बस काफी है। एक साधारण जीवन दृश्य फिर सामने आता है। वही व्यक्ति शाम को घर लौटता है। दिन में एक मीटिंग बिगड़ गई थी। पहले होता तो पूरी शाम उसी पर अटक जाती। आज उसने खुद से कहा, मैंने कोशिश की, इतना काफी है। उसने परिवार के साथ चाय पी, हंसा। मीटिंग वहीं रह गई जहां उसकी जगह थी, ऑफिस में। लेखक एक और फ्रेमवर्क देते हैं, तुलना छोड़ना। यार, तुलना चुपचाप जहर की तरह काम करती है। सोशल मीडिया, पड़ोसी, सहकर्मी सब बेहतर दिखते हैं। लेखक कहते हैं, आप दूसरों की झलक से अपनी पूरी कहानी मत लिखिए। हर किसी का संघर्ष पर्दे के पीछे होता है। अभ्यास के तौर पर जब भी तुलना उठे, अपने जीवन की 3 ऐसी चीजें गिने
जिनके लिए आप आभारी हैं। यह मन को वापस लाता है। यहां एक अंग्रेजी पंक्ति आती है, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। इसका भाव यही है, तुलना खुशी चुरा लेती है। आप जितना अपने रास्ते पर टिके रहते हैं, उतनी शांति बचती है। लेखक आत्म देखभाल की बात भी करते हैं, लेकिन किसी फैंसी तरीके से नहीं। कहते हैं, थोड़ा आराम, थोड़ी सांस, थोड़ा मौन। हम अक्सर सोचते हैं कि आराम बाद में करेंगे, पहले सब निपटा लें। लेकिन बाद में कभी आता ही नहीं। अभ्यास के तौर पर दिन में एक छोटा विराम तय करें, 5 मिनट का, बिना स्क्रीन, बिना काम, बस सांस। आम गलतियां यहां भी हैं। पहली, खुद पर दया को कमजोरी समझना। नहीं, यह ताकत है। दूसरी, एक दिन में सब बदलने की उम्मीद। नहीं, यह धीरे धीरे खुलता है। तीसरी, दूसरों की मंजूरी से खुद की कीमत तय करना। लेखक साफ कहते हैं, आपकी कीमत जन्म से है, प्रदर्शन से नहीं। लेखक यह भी बताते हैं कि जब आप खुद के प्रति नरम होते हैं, तो दूसरों के प्रति भी स्वाभाविक रूप से नरमी आती है। गुस्सा कम होता है, चिड़चिड़ापन घटता है। यह कोई अलग अभ्यास नहीं, बल्कि एक ही धागे के 2 सिरे हैं। इस हिस्से का सार यही है, खुद से दोस्ती करना सीखिए। छोटी बातों पर पसीना इसलिए भी आता है क्योंकि हम पहले से थके होते हैं, खुद से लड़ रहे होते हैं। जब यह लड़ाई थमती है, तो बाहर की छोटी बातें अपने आप छोटी लगने लगती हैं। और यहीं एक भावनात्मक मोड़ पर रुकता हूं। अगर आप खुद को थोड़ा सा भी माफ कर दें, तो आपके रिश्ते, आपका काम, आपकी सांसें सब हल्की हो जाएंगी। अगले हिस्से में हम उसी जगह जाएंगे जहां यह हल्कापन दूसरों के साथ आपके व्यवहार को बदलना शुरू करता है, और वहां एक छोटा सा चुनाव पूरे दिन की दिशा मोड़ देता है। देखिए, जब इंसान खुद के साथ नरम होना सीख लेता है, तो अगला स्वाभाविक कदम होता है दूसरों के साथ कैसा व्यवहार है, उस पर नजर डालना। लेखक यहीं से चौथे प्रवाह को खोलते हैं। वो कहते हैं, हमारी जिंदगी में ज्यादातर तनाव दूसरों के साथ टकराव से पैदा होता है। और मजे की बात यह है कि टकराव अक्सर बड़ी वजहों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों से होता है। किसने क्या कहा, कैसे कहा, कब कहा। वही छोटी बातें जो अगर दिल पर न ली जाए तो हवा की तरह निकल जाए। लेखक सबसे पहले जिस आदत को पकड़ते हैं, वो है कंट्रोल करने की चाह। यार, हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से चलें, हमारे तरीके से समझें, हमारे समय पर बदलें। जब ऐसा नहीं होता, तो भीतर खीज पैदा होती है। लेखक कहते हैं, जितना ज्यादा आप दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, उतना ही खुद बेचैन होते हैं। क्योंकि सच ये है, आप किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया को कर सकते हैं। यहां एक अंग्रेजी पंक्ति आती है, लेट गो ऑफ द इल्यूजन दैट यू कैन कंट्रोल अदर्स। इसका मतलब बड़ा सीधा है, दूसरों को कंट्रोल करने का भ्रम छोड़ दीजिए। यह छोड़ना हार नहीं है, यह राहत है। जब आप यह मान लेते हैं कि सामने वाला अपने स्वभाव, अपनी सीमाओं और अपने डर के साथ जैसा है वैसा ही है, तो आप अनावश्यक लड़ाइयों से बच जाते हैं। अब आप सोच रहे हो, ये तो क्या सब सहते रहें? लेखक साफ करते हैं, सीमाएं जरूरी हैं, लेकिन गुस्से के साथ नहीं। शांत, स्पष्ट और सम्मानजनक ढंग से अपनी बात कहना सीखिए। फर्क इतना है कि आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि सामने वाला आपकी बात माने या न माने, आपकी शांति उसकी प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं है। एक साधारण जीवन दृश्य फिर उभरता है। वही व्यक्ति घर पर, किसी करीबी ने फिर वही बात दोहरा दी जो पहले भी चुभ चुकी थी। पहले होता तो बहस तय थी, आज उसने रुककर सोचा, क्या यह बहस मेरे मन को शांत करेगी? जवाब था नहीं। उसने बात को हल्के में लिया, विषय बदल दिया। रात को नींद गहरी आई। छोटी जीत, लेकिन असर बड़ा। लेखक यहां सुनने की कला पर जोर देते हैं। हम ज्यादातर सुनते नहीं, बस जवाब देने की तैयारी करते हैं। जैसे ही सामने वाला बोलता है, हमारा मन अगला तर्क गढ़ने लगता है। लेखक कहते हैं, जब आप सच में सुनते हैं, तो आधा तनाव वहीं खत्म हो जाता है। अभ्यास के तौर पर अगली बातचीत में सामने वाले को पूरा वाक्य खत्म करने दें, बीच में न काटें, बस सुने। कई बार लोग समाधान नहीं, सिर्फ सुने जाना चाहते हैं। यहां एक और अंग्रेजी पंक्ति आती है, लिसनिंग इज एन एक्ट ऑफ लव। इसका भाव यही है, ध्यान से सुनना प्रेम का रूप है।
जब आप किसी को पूरा सुनते हैं तो आप उसे मान्यता देते हैं, और मान्यता मिलते ही टकराव की धार कुंद हो जाती है। लेखक एक और व्यवहारिक बदलाव सुझाते हैं, दूसरों की गलतियों को तुरंत सुधारने की आदत छोड़ना। यार, हमें लगता है कि हम सही हैं, इसलिए सामने वाले को तुरंत बता देना चाहिए। लेकिन हर सुधार जरूरी नहीं, हर पल नहीं। लेखक कहते हैं, अगर बात छोटी है और किसी को नुकसान नहीं हो रहा तो उसे जाने दीजिए, इससे रिश्ते हल्के रहते हैं। आम गलती यहां यह होती है कि लोग इसे समझौता समझ लेते हैं। लेखक इसे चुनाव कहते हैं। आप चुनते हैं सही साबित होना या शांत रहना, और ज्यादातर बार शांत रहना ज्यादा समझदारी है। लेखक सहानुभूति की बात भी गहराई से करते हैं। सहानुभूति मतलब सामने वाले की जगह खुद को रखकर देखना। जब आप ऐसा करते हैं तो बहुत सी बातें अपने आप छोटी लगने लगती हैं। अभ्यास के तौर पर, जब भी कोई आपको परेशान करे, खुद से पूछें, इस व्यक्ति के जीवन में अभी क्या चल रहा होगा। यह सवाल गुस्से की धार को नरम कर देता है। इस हिस्से का सार यही है, दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़िए, खुद को समझने की क्षमता बढ़ाइए। छोटी बातों पर पसीना अक्सर इसलिए आता है क्योंकि हम रिश्तों में जीत हार ढूंढते हैं। जब आप रिश्तों को साथ चलने का माध्यम मान लेते हैं तो छोटी बातें छोटी रह जाती हैं। और यहीं एक शांत मोड पर रुकता हूं। जब आप दूसरों के साथ लड़ना छोड़ते हैं तो भीतर एक खाली जगह बनती है। अगला हिस्सा इसी खाली जगह में उतरता है, जहां हम सीखेंगे कि इस शांति को रोजमर्रा की जिंदगी में टिकाए कैसे रखें, वरना यह फिर से हाथ से फिसल जाती है। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, जब आप दूसरों से लड़ना कम कर देते हैं तो भीतर जो जगह बनती है उसका करते क्या हैं? लेखक कहते हैं, यहीं से असली अभ्यास शुरू होता है। क्योंकि शांति पाना आसान है, उसे टिकाए रखना मुश्किल। रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी आदतें तय करती हैं कि यह शांति ठहरेगी या फिर वही पुरानी बेचैनी वापस आ जाएगी। लेखक इस हिस्से में सबसे पहले रूटीन की बात करते हैं। यार, हम सोचते हैं कि रूटीन बोरिंग होता है, लेकिन सच यह है कि रूटीन ही मन को सुरक्षा देता है। जब दिन का ढांचा साफ होता है तो दिमाग कम भटकता है। लेखक कहते हैं, आपको पूरा दिन बदलने की जरूरत नहीं, बस शुरुआत और अंत को संभाल लीजिए। सुबह उठते ही फोन उठाना छोड़िए, 5 मिनट चुपचाप बैठिए। रात को सोने से पहले दिन को धीरे धीरे बंद कीजिए। ये छोटे छोटे फ्रेम मन को बताते हैं, अब भागना नहीं है। यहां एक अंग्रेजी पंक्ति आती है, क्रिएट रिचुअल्स दैट सपोर्ट योर पीस। इसका मतलब यह है कि शांति संयोग से नहीं आती, उसे सहारा देने वाले छोटे अनुष्ठान चाहिए। अनुष्ठान मतलब कोई भारी पूजा नहीं, बस दोहराए जाने वाले सरल काम। अब आप सोच रहे होंगे 5 मिनट से क्या होगा? लेखक कहते हैं, 5 मिनट दिशा बदलते हैं। जैसे जहाज का रडार हल्का सा मुड़े तो मंजिल बदल जाती है। अभ्यास के तौर पर, सुबह उठते ही एक सवाल खुद से पूछें, आज मैं किस छोटी बात को छोटा रहने दूंगा? यह सवाल दिन भर आपके साथ रहेगा। लेखक अगली बात करते हैं, आभार की। लेकिन यहां भी वे इसे भावुक पोस्टर नहीं बनाते। कहते हैं, आभार दिमाग की ट्रेनिंग है। जब आप रोज उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो ठीक हैं, तो दिमाग उन चीजों को ढूंढना सीख जाता है। अभ्यास बहुत साधारण है। दिन के अंत में 3 बातें लिखें या मन में दोहराए जिनके लिए आप आभारी हैं। बड़ी हो या छोटी दोनों चलेंगी। चाय का स्वाद, किसी की मुस्कान, एक काम का पूरा होना। एक साधारण जीवन दृश्य फिर उभरता है। वही व्यक्ति रात को बिस्तर पर, दिन में 2 चीजें गड़बड़ हुई थीं, लेकिन उसने 3 अच्छी बातें याद की। नींद हल्की नहीं, गहरी आई। ये कोई जादू नहीं, ध्यान का खेल है। लेखक चेतावनी भी देते हैं, नकारात्मक इनपुट से सावधान। यार, हम घंटों ऐसी खबरें, बातें, कंटेंट देखते रहते हैं जो मन को भारी करते हैं और फिर कहते हैं कि शांति नहीं मिलती। लेखक कहते हैं, आपका मन वही खाता है जो आप उसे खिलाते हैं। अभ्यास के तौर पर, दिन में एक समय तय करें जब आप जानबूझकर भारी इनपुट से दूर रहेंगे। फोन साइलेंट, टीवी बंद, बस खुद के साथ। यहां एक और अंग्रेजी पंक्ति आती है, प्रोटेक्ट योर पीस लाइक इट मैटर्स बिकॉज इट डज। इसका भावार्थ बड़ा साफ है, अपनी शांति की रक्षा कीजिए
क्योंकि वही आपकी ऊर्जा है। लेखक छोटी जीतों पर जोर देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ा बदलाव एक बड़े कदम से आएगा, लेकिन सच यह है कि बड़ा बदलाव छोटी जीतों का जोड़ होता है। आज आपने गुस्सा नहीं किया, जीत। आज आपने खुद को माफ किया, जीत। आज आपने समय पर सांस ली, जीत। इन जीतों को पहचानिए, खुद को शाबाशी दीजिए। आम गलती यहां यह है कि लोग एक दिन सब ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेखक कहते हैं, यह मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर आप फिसलें तो वहीं रुकिए मत, बस अगला छोटा कदम उठाइए। लेखक एक और व्यवहारिक सुझाव देते हैं, अपने दिन में खाली जगह छोड़ना। हम हर मिनट भर देते हैं, जब खाली जगह नहीं होती तो मन दम घुटता है। अभ्यास के तौर पर अगले हफ्ते अपने कैलेंडर में जानबूझकर 10 मिनट खाली छोड़िए। कुछ न करें, बस रहें। यह खालीपन डरावना नहीं, उपचारक है। इस हिस्से का सार यही है, शांति को रोज के छोटे सहारों की जरूरत होती है। रूटीन, आभार, सीमित इनपुट, छोटी जीतें और थोड़ी खाली जगह। जब ये साथ आते हैं तो छोटी बातें सच में छोटी रहने लगती हैं, क्योंकि आपके पास उन्हें बड़ा बनाने की ऊर्जा ही नहीं बचती। और यहीं एक शांत लेकिन मजबूत एहसास के साथ रुकता हूं। जब आपकी शांति टिकने लगती है तो आप ये महसूस करते हैं कि असली चुनौती बाहर नहीं, भीतर है। अगले हिस्से में हम उसी भीतर की जगह में उतरेंगे जहां मन पुराने डर और आदतें छोड़ने से कतराता है और वहीं से एक नया हल्कापन जन्म लेता है। अब जरा उस जगह पर चलते हैं जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं, छोड़ने की कला। लेखक कहते हैं, हम शांति इसलिए खोते नहीं कि हमारे पास ज्यादा समस्याएं हैं, बल्कि इसलिए कि हम पुरानी बातों को कसकर पकड़े रहते हैं। यार, पकड़े रहना हमें सुरक्षित लगता है कि अगर हमने नाराजगी, शिकायत या पुरानी चोट छोड़ दी तो हम हार जाएंगे। लेकिन सच उल्टा है, छोड़ना हार नहीं, आजादी है। लेखक इस हिस्से में सबसे पहले रिजेंटमेंट यानी मन में बैठी कड़वाहट की बात करते हैं। यह वो धीमा जहर है जो रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में शांति को खाता है। किसी ने सालों पहले कुछ कहा था, किसी ने वादा तोड़ा था, किसी ने हमारी उम्मीद नहीं निभाई थी, और हम आज भी वही दृश्य मन में चलाते रहते हैं। लेखक कहते हैं, हर बार जब आप उस कहानी को दोहराते हैं, आप खुद को फिर से चोट पहुंचाते हैं। सामने वाला शायद आगे बढ़ चुका होता है। यहां एक अंग्रेजी पंक्ति आती है, लेट गो, नॉट बिकॉज दे डिजर्व इट, बट बिकॉज यू दो। इसका भाव साफ है, आप इसलिए नहीं छोड़ते कि सामने वाला इसके लायक है, बल्कि इसलिए कि आप शांति के लायक हैं। यह दृष्टि बदलते ही छोड़ना आसान होने लगता है। अब आप सोच रहे हों, गे पर छोड़ें कैसे? लेखक कोई भारी दर्शन नहीं देते। वे कहते हैं, शुरुआत स्वीकार करने से होती है। स्वीकार कि हां, यह हुआ था, यह दुखद था, और यह अब मेरे हाथ में नहीं है। फिर एक छोटा अभ्यास, हर बार जब पुरानी शिकायत उभरे, खुद से कहें, मैं इसे अभी छोड़ रहा हूं। यह वाक्य 100 बार कहना पड़े तो भी ठीक। धीरे धीरे पकड़ ढीली पड़ती है। एक साधारण जीवन दृश्य फिर सामने आता है। वही व्यक्ति रात को अकेला बैठा। किसी पुराने दोस्त की बात याद आती है जिसने भरोसा तोड़ा था। पहले दिल भारी हो जाता था, आज उसने सांस ली और कहा, मैं अब यह बोझ नहीं ढोऊंगा। दिल हल्का हुआ, पूरी तरह नहीं, लेकिन थोड़ा, और वही थोड़ा आगे का रास्ता खोलता है। लेखक माफी को भी इसी संदर्भ में रखते हैं। माफी को लोग गलत समझते हैं, जैसे यह गलत को सही ठहरा देना हो। लेखक साफ करते हैं, माफी न्याय नहीं है, यह उपचार है। आप माफ करते हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें। सामने वाला बदले या नहीं, यह द्वितीयक है। यहां एक और अंग्रेजी पंक्ति आती है, फॉरगिवनेस इज गिविंग अप द होप दैट द पास्ट कुड हैव बीन एनी डिफरेंट। इसका अर्थ गहरा है। माफी का मतलब है इस उम्मीद को छोड़ना कि अतीत बदल सकता था। जब यह उम्मीद जाती है तो वर्तमान खुलता है। लेखक डर की आदत पर भी रोशनी डालते हैं। हम बहुत कुछ डर के कारण पकड़े रहते हैं। अगर मैंने छोड़ा तो क्या होगा? अगर मैं गलत साबित हो गया तो? लेखक कहते हैं, डर भविष्य की कहानी है जो अभी घटी नहीं। अभ्यास के तौर पर डर आए तो खुद से पूछें, इस पल में वास्तव में क्या हो रहा है? ज्यादातर बार जवाब हो गा, मैं सुरक्षित हूं। आम गलती यहां यह है कि लोग एक ही दिन में सब छोड़ देना चाहते हैं।
लेखक कहते हैं छोड़ना भी अभ्यास है। जैसे उंगलियां धीरे धीरे खुलती हैं, वैसे ही मन खुलता है। दूसरी गलती, खुद पर गुस्सा कि अभी भी छोड़ नहीं पा रहे। नहीं, धैर्य रखें। लेखक एक सुंदर विचार जोड़ते हैं, जब आप छोड़ते हैं तो ऊर्जा बचती है। वही ऊर्जा आप उन चीजों में लगा सकते हैं जो आपके नियंत्रण में हैं। आज का काम, आज का व्यवहार, आज की शांति। यह ऊर्जा की अर्थव्यवस्था है। जहां आप निवेश करते हैं वहीं फल मिलता है। इस हिस्से का सार यही है, पुरानी पकड़ ढीली करना सीखिए। छोटी बातें छोटी तभी रहेंगी जब आप उन्हें रोज रोज उठाकर नहीं देखेंगे। छोड़ना एक बार का फैसला नहीं, बार बार लिया जाने वाला चुनाव है। हर बार जब आप छोड़ते हैं, आप अपने लिए जगह बनाते हैं। और यहीं एक हल्की सी सांस के साथ रुकता हूं। जब आप छोड़ना सीखते हैं तो मन में एक खालीपन आता है। डरने की जरूरत नहीं। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि इसी खालीपन को अर्थ और खुशी से कैसे भरते हैं, ताकि शांति सिर्फ बोझ से मुक्ति न रहे, बल्कि जीवन का स्वाद बन जाए। अब उस खालीपन की बात करते हैं जो छोड़ने के बाद भीतर बनता है। लेखक कहते हैं ज्यादातर लोग इस खालीपन से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर पुरानी शिकायतें, गुस्सा, चिंता और कंट्रोल की कोशिशें चली गईं, तो बचेगा क्या? यार, यही तो जगह है जहां जीवन का स्वाद उतरता है। खालीपन का मतलब कुछ भी नहीं होना नहीं, बल्कि जरूरी चीजों के लिए जगह होना है। लेखक यहां ध्यान को एक नए ढंग से समझाते हैं। ध्यान कोई अलग बैठकर की जाने वाली क्रिया नहीं, बल्कि रोज के कामों में मौजूद होने की कला है। जब आप खालीपन को स्वीकार करते हैं तो आप सुनना शुरू करते हैं, खुद को, दूसरों को, जीवन को। और सुनना शुरू होते ही बहुत सी छोटी बातें अपने आप सुलझने लगती हैं। आप महसूस करते हैं कि हर पल आपको प्रतिक्रिया नहीं देनी है, कई पल बस देखने के लिए होते हैं। यहां एक अंग्रेजी पंक्ति आती है, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम विदाउट। इसका भाव यही है, खुशी बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की स्थिति से आती है। जब भीतर जगह होती है तो साधारण चीजें भी खुशी देने लगती हैं। सुबह की हवा, चाय की भाप, किसी की हंसी, पहले ये सब भी थे, पर मन भरा हुआ था, इसलिए दिखे नहीं। अब आप सोच रहे हों, गे पर इस खालीपन को भरें कैसे? लेखक कहते हैं उपस्थिति से। जो कर रहे हैं वही पूरी तरह करें। जब आप बर्तन धो रहे हों तो बस बर्तन धोएं। जब किसी से बात कर रहे हों तो बस वही बात। यह सुनने में साधारण है, लेकिन असर गहरा है। अभ्यास के तौर पर दिन में एक काम चुनिए जिसे आप पूरी उपस्थिति के साथ करेंगे। टाइमर नहीं, लक्ष्य नहीं, बस मौजूद रहना। एक साधारण जीवन दृश्य फिर उभरता है। वही व्यक्ति शाम को टहलने निकला, पहले फोन कान में, मन कल की चिंता में। आज उसने फोन जेब में रखा, पेड़ों को देखा, कदमों की आवाज सुनी। 10 मिनट बाद उसने महसूस किया मन हल्का है। कुछ बदला नहीं था सिवाय उसके ध्यान के। लेखक अर्थ की बात भी करते हैं। हम अक्सर खुशी को बड़े इवेंट्स से जोड़ देते हैं, छुट्टी, प्रमोशन, तारीफ। लेखक कहते हैं अर्थ रोज के छोटे योगदानों से बनता है। किसी की मदद, किसी को सुनना, किसी काम को ईमानदारी से करना। जब आप अर्थ पर ध्यान देते हैं तो खुशी साइड इफेक्ट बन जाती है। यहां एक और अंग्रेजी पंक्ति आती है, व्हेन यू फोकस ऑन मीनिंग, हैप्पीनेस फॉलोज। इसका मतलब है खुशी को पकड़ने की कोशिश मत करो, अर्थ को जियो, खुशी अपने आप आएगी। लेखक सावधान भी करते हैं, खुशी को पकड़ने की जल्दी में फिर से मन भर मत लेना। कुछ लोग छोड़ने के बाद तुरंत नई चीजों से खुद को भर लेते हैं। नया लक्ष्य, नया जुनून, नई व्यस्तता। लेखक कहते हैं जगह को थोड़ी देर खाली रहने दीजिए, खालीपन से दोस्ती कीजिए, यहीं से संतुलन पैदा होता है। आम गलती यहां यह है कि लोग खालीपन को आलस या निरर्थकता समझ लेते हैं। नहीं, यह पुनर्संयोजन है। जैसे सांस बाहर छोड़ने के बाद ही भीतर जाती है, वैसे ही मन को खाली होने के बाद ही सही चीजें मिलती हैं। लेखक एक छोटा लेकिन प्रभावी अभ्यास देते हैं, दिन में एक बार बिना किसी उद्देश्य के बैठना, 5 मिनट। कोई मंत्र नहीं, कोई विश्लेषण नहीं, बस सांस आती जाती देखें। अगर मन भटके तो उसे डांटे नहीं, वापस लाए। यह अभ्यास आपको खालीपन के साथ सहज बनाता है। इस हिस्से का सार यही है, छोड़ने से जो जगह बनती है वही जीवन का मंच है। उस मंच पर आप उपस्थिति,
अर्थ और सरल खुशी को आमंत्रित करते हैं। जब यह होने लगता है तो छोटी बातें खुद छोटी रह जाती हैं, क्योंकि अब आपका मन भरा हुआ नहीं, खुला हुआ होता है। और यहीं एक शांत मुस्कान के साथ रुकता हूं। जब मन खुलता है तो जीवन की गति अपने आप संतुलित हो जाती है। अगले हिस्से में हम इसी संतुलन को रोज की भाग दौड़ में कैसे बनाए रखें, उस पर उतरेंगे, क्योंकि असली परीक्षा वहीं शुरू होती है। अब जरा उस असली परीक्षा पर आते हैं जिसकी बात हर कोई करता है, भाग दौड़। लेखक कहते हैं, शांति घर पर बैठकर आसान लगती है, लेकिन जैसे ही दिन की रफ्तार बढ़ती है, वही पुरानी आदतें सिर उठाने लगती हैं। ईमेल, कॉल, जिम्मेदारियां, लोगों की उम्मीदें, सब एक साथ। यार, यही तय होता है कि जो सीखा है वो किताब में रहेगा या जीवन में उतरेगा। लेखक इस हिस्से में पेस यानी गति की समझ पर जोर देते हैं। हम सोचते हैं कि तेज चलेंगे तो ज्यादा करेंगे, ज्यादा होंगे, लेकिन सच यह है कि गलत पेस हमें थका देता है। लेखक कहते हैं, हर दिन के लिए एक यथार्थवादी गति चुनिए। सब कुछ आज ही निपटाने की जिद छोड़िए। जब आप अपनी गति तय करते हैं तो तनाव अपने आप कम होता है। यहां एक अंग्रेजी पंक्ति आती है, यू डोंट हैव टू अटेंड एवरी आर्ग्यूमेंट यू आर इन्वाइटेड टू। इसका भाव बहुत व्यावहारिक है, हर बहस में शामिल होना जरूरी नहीं। भाग दौड़ में सबसे पहले बहस ही आती है, मन की भी, लोगों की भी। जब आप चुनते हैं कि कहां ऊर्जा लगानी है तो भाग दौड़ के बीच भी संतुलन बनता है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन काम तो करना ही है। लेखक कहते हैं, काम और घबराहट अलग चीजें हैं। आप बिना घबराहट के भी काम कर सकते हैं। अभ्यास के तौर पर अपने दिन की 3 प्राथमिकताएं तय करें, बस 3, बाकी जो होगा बोनस। यह छोटा नियम दिन को हल्का बनाता है। एक साधारण जीवन दृश्य फिर उभरता है। वही व्यक्ति सुबह ऑफिस पहुंचा। पहले होता तो हर मेल को तुरंत खोलता। आज उसने 3 जरूरी काम चुने, बाकी मेल बाद के लिए। शाम तक उसने वही 3 पूरे किए। थकान कम थी, संतोष ज्यादा। लेखक ब्रेक की अहमियत बताते हैं। यार, हम ब्रेक को कमजोरी समझ लेते हैं। लेखक कहते हैं, ब्रेक ताकत है। छोटा सा ब्रेक भी मन को रीसेट करता है। अभ्यास के तौर पर हर घंटे 1 मिनट का ब्रेक लें। खड़े हों, सांस लें, खिड़की से बाहर देखें। यह मिनट पूरे घंटे को बेहतर बना देता है। यहां एक और अंग्रेजी पंक्ति आती है, टेक ब्रेक्स बिफोर यू नीड देम। इसका मतलब है, टूटने से पहले रुकना सीखिए। जब आप पहले से ध्यान रखते हैं तो थकान जमा नहीं होती। लेखक मल्टीटास्किंग पर भी चोट करते हैं। हम गर्व से कहते हैं कि हम कई काम एक साथ करते हैं। लेखक कहते हैं, यह गर्व नहीं, भ्रम है। मल्टीटास्किंग ध्यान को काटती है, गलतियां बढ़ाती है। अभ्यास के तौर पर एक समय में एक काम, फोन दूर, नोटिफिकेशन बंद। 10 मिनट भी ऐसे करें, फर्क दिखेगा। आम गलती यहां यह है कि लोग भाग दौड़ में अपने अभ्यास भूल जाते हैं। लेखक कहते हैं, भाग दौड़ ही अभ्यास की जगह है। यहीं सांस लेना है, यहीं रुकना है, यहीं चुनाव करना है। अगर आप शांत सिर्फ खाली समय में हैं तो वह शांति उधार की है। लेखक एक और व्यवहारिक बात जोड़ते हैं, दिन के अंत का डिकम्प्रेशन। काम खत्म होने के बाद सीधे अगले काम में कूद जाना मन को थकाता है। अभ्यास के तौर पर घर पहुंचकर 5 मिनट का संक्रमण रखें। कपड़े बदलें, हाथ धोएं, गहरी सांस लें। यह मन को संकेत देता है, भूमिका बदली है। इस हिस्से का सार यही है, भाग दौड़ में भी पेस चुनिए, प्राथमिकताएं सीमित रखिए, ब्रेक लीजिए, एक समय में एक काम कीजिए। शांति का मतलब धीमा जीवन नहीं, संतुलित जीवन है। जब संतुलन आता है तो छोटी बातें भीड़ में खो जाती हैं, आपको चुभती नहीं। और यहीं एक मजबूत एहसास के साथ रुकता हूं, अगर आप अपनी गति चुन सकते हैं तो आप अपनी शांति भी चुन सकते हैं। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि जब चीजें हमारे हिसाब से बिल्कुल नहीं होती, तब इस चुनी हुई शांति को कैसे बचाया जाए, क्योंकि वहीं असली भरोसा बनता है। अब उस पल की बात करते हैं जब सब कुछ हाथ से फिसलता हुआ लगता है। लेखक कहते हैं, असली परीक्षा तब नहीं होती जब दिन ठीक चल रहा हो, बल्कि तब होती है जब योजनाएं टूटती हैं, उम्मीदें नहीं निभती और जीवन अपने ही ढंग से मुड़ जाता है। यार, यही छोटी बातें फिर से बड़ी बनना चाहती हैं,
और यहीं से या तो हमारी शांति गहरी होती है या बिखर जाती है। लेखक इस हिस्से में सबसे पहले एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार की बात करते हैं। स्वीकार का मतलब हार मान लेना नहीं, बल्कि यह मान लेना कि इस पल में जो है वही सच्चाई है। हम अक्सर वास्तविकता से लड़ते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, वह नहीं कहना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ। लेखक कहते हैं यह लड़ाई ऊर्जा खा जाती है, स्वीकार ऊर्जा बचाता है। यहां एक अंग्रेजी पंक्ति आती है, एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। इसका भाव बहुत सीधा है। जब आप इस पल को स्वीकार करते हैं तो भीतर संघर्ष कम होता है। समस्या शायद बनी रहती है, लेकिन उससे लड़ने की अतिरिक्त थकान खत्म हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे पर अगर मैं स्वीकार कर लूं तो बदलाव कैसे आएगा। लेखक इसका जवाब देते हैं, स्वीकार बदलाव की शुरुआत है, अंत नहीं। जब आप लड़ना छोड़ते हैं तभी आप स्पष्ट देख पाते हैं कि अगला सही कदम क्या है। गुस्से और विरोध की धुंध में सही निर्णय दिखता ही नहीं। एक साधारण जीवन दृश्य फिर सामने आता है। वही व्यक्ति, अचानक मिली बुरी खबर। पहले होता तो पूरा दिन खराब, नींद उड़ जाती। आज उसने गहरी सांस ली और कहा यह है जो है। उसने खुद को समय दिया, फिर शांत दिमाग से विकल्प देखे। समस्या वही थी, लेकिन मन स्थिर था। लेखक विश्वास की बात भी जोड़ते हैं। विश्वास किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि इस समझ में कि जीवन केवल हमारी समझ से बड़ा है। हर चीज का कारण हमें तुरंत समझ आए, यह जरूरी नहीं। लेखक कहते हैं जब आप भरोसा करते हैं कि चीजें किसी तरह आगे बढ़ेंगी तो आप अनावश्यक नियंत्रण छोड़ देते हैं। यहां एक और अंग्रेजी पंक्ति आती है, ट्रस्ट दैट एवरीथिंग इज अनफोल्डिंग एज इट शुड। इसका मतलब यह नहीं कि सब अच्छा ही होगा, बल्कि यह कि आप हर मोड़ पर खुद को संभाल सकते हैं। लेखक डर के साथ व्यवहार पर भी लौटते हैं। जब हालात हमारे खिलाफ जाते हैं, डर स्वाभाविक है, लेकिन लेखक कहते हैं डर को दिशा चाहिए, मालिकाना नहीं। अभ्यास के तौर पर डर आए तो उससे पूछें, तुम मुझे क्या बचाना चाहते हो। अक्सर जवाब मिलेगा, सुरक्षा। फिर खुद को आश्वस्त करें कि आप इस पल सुरक्षित हैं। आम गलती यहां यह है कि लोग स्वीकार को निष्क्रियता समझ लेते हैं। नहीं, स्वीकार सक्रिय शांति है। आप मानते हैं कि यह स्थिति है और फिर उसी आधार पर सबसे बुद्धिमान कदम उठाते हैं। लेखक एक और व्यवहारिक अभ्यास देते हैं, जब चीजें गलत हों तो और क्या सही है। यह सवाल दिमाग को संतुलन में लाता है। भले ही एक चीज टूटी हो, बाकी सब नहीं टूटता। यह दृष्टि छोटी बातों को फिर से छोटा कर देती है। इस हिस्से का सार यही है, जब जीवन आपकी योजना से अलग चले तो उससे लड़िए मत, उसके साथ चलना सीखिए। स्वीकार, भरोसा और संतुलित दृष्टि आपको टूटने से बचाती है। छोटी बातें तब बड़ी बनती हैं जब हम उन्हें अपनी खुशी का एकमात्र आधार बना लेते हैं। और यहीं एक स्थिरता के एहसास के साथ रुकता हूं। जब आप स्वीकार करना सीख लेते हैं तो भीतर एक भरोसा जन्म लेता है। अगले हिस्से में हम इसी भरोसे को रिश्तों, काम और खुद के फैसलों में कैसे उतारें, उस पर उतरेंगे, क्योंकि भरोसा शांति की जड़ है। अब उस भरोसे की बात करते हैं जो भीतर जन्म ले चुका है, लेकिन अभी नाजुक है। लेखक कहते हैं भरोसा तब परखा जाता है जब हमें निर्णय लेने होते हैं, छोटे भी बड़े भी। यार, हम अक्सर निर्णयों को भारी बना लेते हैं। सही गलत की तलवार, भविष्य की चिंता, दूसरों की राय, सब एक साथ। और फिर वही छोटी बातें दिमाग पर चढ़ जाती हैं। लेखक यहां निर्णय लेने की शांति सिखाते हैं। सबसे पहले वे यह भ्रम तोड़ते हैं कि हर निर्णय परफेक्ट होना चाहिए। नहीं, ज्यादातर निर्णय काफी अच्छे होते हैं। जब आप परफेक्शन ढूंढते हैं तो देर करते हैं, घबराते हैं, पछताते हैं। लेखक कहते हैं भरोसा मतलब यह मान लेना कि आप अपनी पूरी जानकारी और ईमानदारी से जो चुन रहे हैं वही इस पल का सही चुनाव है। बाकी का बोझ मत उठाइए। यहां एक अंग्रेजी पंक्ति आती है, मेक पीस विथ अनसर्टेनिटी। इसका भाव यही है, निश्चितता से लड़िए मत, उसके साथ रहना सीखिए, क्योंकि जीवन की प्रकृति ही अनिश्चित है। जब आप इसे स्वीकार करते हैं तो निर्णय हल्के हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे लेकिन गलती हो गई तो। लेखक कहते हैं गलती जीवन का हिस्सा है, चरित्र का प्रमाण नहीं। भरोसा यह है कि गलती होने पर भी आप संभल सकते हैं। अभ्यास के तौर पर
निर्णय लेने के बाद खुद को कोसना बंद करें। अगर सुधार चाहिए तो सीखें, आरोप नहीं। एक साधारण जीवन दृश्य फिर उभरता है। वही व्यक्ति एक अवसर के सामने खड़ा, दो रास्ते, दोनों में जोखिम। पहले वह हफ्तों उलझा रहता, आज उसने जानकारी देखी, दिल की सुनी और चुन लिया। रात को चैन से सो पाया। परिणाम जैसा भी हो, उसने शांति चुनी थी। लेखक दूसरों की मंजूरी की आदत पर भी चोट करते हैं। हम अक्सर वही निर्णय लेते हैं जो दूसरों को पसंद आए। लेखक कहते हैं, जब आप सबको खुश करने की कोशिश करते हैं तो खुद से दूर हो जाते हैं। भरोसा मतलब अपनी आंतरिक आवाज का सम्मान। अभ्यास के तौर पर, अगला छोटा निर्णय बिना किसी को बताए लें, बस अपने विवेक से। यह आत्म विश्वास को मजबूत करता है। यहां एक और अंग्रेजी पंक्ति आती है, योर इंट्यूशन इज योर इनर कंपस। इसका अर्थ है, आपका अंतर्ज्ञान आपकी दिशा सूचक है। यह हमेशा शोर नहीं मचाता, अक्सर शांत संकेत देता है। उसे सुनने के लिए भीतर की भीड़ कम करनी पड़ती है, जो आप पहले हिस्सों में कर चुके हैं। लेखक समय के साथ धैर्य की बात भी जोड़ते हैं। हम चाहते हैं कि फैसलों के नतीजे तुरंत दिखें। लेखक कहते हैं, धैर्य भरोसे का विस्तार है। जब आप धैर्य रखते हैं तो छोटी उतार चढ़ाव वाली बातें आपको हिलाती नहीं। अभ्यास के तौर पर, परिणाम देखने की जल्दी को पहचानिए और खुद से कहिए, मैं प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं। आम गलती यहां यह है कि लोग एक गलत निर्णय को अपनी पहचान बना लेते हैं। लेखक साफ कहते हैं, आप आपके निर्णय नहीं हैं, आप सीखने की क्षमता है। दूसरी गलती, हर निर्णय पर पछतावा। नहीं, हर चुनाव उस समय की सबसे अच्छी कोशिश था। लेखक एक व्यवहारिक ढांचा देते हैं। निर्णय, फिर समर्पण। चुन लेने के बाद बार बार उसी पर लौटकर शक मत कीजिए। ऊर्जा वर्तमान में लगाइए। यही समर्पण शांति को टिकाता है। इस हिस्से का सार यही है, निर्णय को हल्का बनाइए, अनिश्चितता से दोस्ती कीजिए, अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा कीजिए और परिणामों को समय दीजिए। जब भरोसा निर्णयों में उतरता है तो छोटी बातें आपकी दिशा नहीं बदल पाती। और यहीं एक शांत आत्मविश्वास के साथ रुकता हूं। आप अपने निर्णयों के साथ शांति से खड़े हो पाते हैं तो जीवन का शोर कम सुनाई देता है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि इस शांति को लंबे समय तक कैसे पोषित करें ताकि यह आदत बन जाए, सिर्फ पल भर की अवस्था नहीं। अब बात उस जगह की जहां शांति एक आदत बनती है, कोई खास मूड नहीं। लेखक कहते हैं, ज्यादातर लोग शांति को मौसम की तरह देखते हैं, कभी है कभी नहीं। लेकिन सच यह है कि शांति एक कौशल है जिसे रोज साधा जा सकता है। जैसे शरीर की फिटनेस रोज के छोटे अभ्यासों से बनती है, वैसे ही मन की स्थिरता भी बनती है। इसमें कोई रहस्य नहीं, बस निरंतरता है। लेखक इस हिस्से में माइक्रो प्रैक्टिसेस की बात करते हैं। अद्भुत छोटे अभ्यास जो दिन में कई बार किए जा सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव के लिए लंबा समय चाहिए। लेखक कहते हैं, नहीं, बदलाव के लिए ध्यान चाहिए। एक गहरी सांस, एक नरम मुस्कान, एक क्षण का ठहराव, ये सब माइक्रो प्रैक्टिसेस हैं। इन्हें करने के लिए अलग समय नहीं चाहिए, बस याद चाहिए। यहां एक अंग्रेजी पंक्ति आती है, लिटिल मोमेंट्स ऑफ पीस एड अप टू अ पीसफुल लाइफ। इसका भाव यही है, शांति बड़े फैसलों से नहीं, छोटे पलों से बनती है। जब आप दिन भर में कई बार खुद को वापस केंद्र में लाते हैं तो मन भटक कर दूर नहीं जाता। अब आप सोच रहे हों, गे पर याद कैसे रहे? लेखक कहते हैं, संकेत बनाइए। जैसे ही फोन बजे सांस, जैसे ही दरवाजा खोले मुस्कान, जैसे ही बैठें कंधे ढीले। ये संकेत आपके दिन में शांति के एंकर बन जाते हैं। शुरुआत में जानबूझकर करना पड़ता है, फिर यह स्वाभाविक हो जाता है। एक साधारण जीवन दृश्य फिर उभरता है। वही व्यक्ति दिन भर काम में डूबा। पहले तनाव शाम तक जमा हो जाता था। आज हर कॉल से पहले एक सांस, हर ईमेल के बाद कंधे ढीले। शाम को थकान थी पर भारीपन नहीं। फर्क छोटा था, असर बड़ा। लेखक आंतरिक संवाद पर भी लौटते हैं। हम दिन भर खुद से बात करते रहते हैं। यह संवाद अगर आलोचनात्मक है तो शांति टिक नहीं पाती। लेखक कहते हैं, अपने भीतर के स्वर को दोस्ताना बनाइए। जब कुछ बिगड़े, खुद से कहिए, ठीक है, देख लेते हैं। यह वाक्य मन को सहारा देता है। यहां एक और अंग्रेजी पंक्ति आती है, टॉक टू योरसेल्फ लाइक समवन यू लव।
इसका मतलब यही है, खुद से वैसे बात करें जैसे किसी अपने से करते हैं, कठोरता से नहीं, समझ से। लेखक एक और जरूरी बात जोड़ते हैं, ऊर्जा का सम्मान। हर दिन समान नहीं होता, कुछ दिन ऊर्जा कम होगी। ऐसे दिनों में खुद को जबरदस्ती मत खींचिए। अभ्यास के तौर पर कम ऊर्जा वाले दिन अपेक्षाएं भी कम रखें। यह समझ शांति बचाती है। आम गलती यहां यह है कि लोग एक दिन अभ्यास छोड़ देते हैं और फिर अपराधबोध में फंस जाते हैं। लेखक कहते हैं, अपराधबोध भी एक छोटी बात है जिसे बड़ा बना लिया जाता है। अगर छूट गया तो अगला पल पकड़ लीजिए, या 100 नहीं, बस अगला कदम। लेखक मौन की ताकत भी बताते हैं। हम हर खाली जगह को आवाज से भर देते हैं, लेकिन मौन मन को रिचार्ज करता है। अभ्यास के तौर पर दिन में एक छोटा मौन चुनिए, चलते समय, बैठते समय। मौन में मन खुद को सुनता है। इस हिस्से का सार यही है, शांति को रोज के छोटे अभ्यासों से पोषित कीजिए। संकेत बनाइए, आंतरिक संवाद नरम रखिए, ऊर्जा का सम्मान कीजिए और मौन को जगह दीजिए। जब ये सब आदत बनते हैं तो छोटी बातें खुद छोटी रहने लगती हैं, क्योंकि मन को संभालने के औजार हमेशा हाथ में रहते हैं। और यहीं एक स्थिर भरोसे के साथ रुकता हूं। जब शांति आदत बन जाती है तो बाहरी उथल पुथल भी उसे हिला नहीं पाती। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि इसी आदत को रिश्तों, काम और अप्रत्याशित हालात में कैसे बनाए रखें ताकि यह जीवन की स्थायी लय बन जाए। अब उस मोड़ पर आते हैं जहां शांति सिर्फ आपके भीतर की चीज नहीं रहती, बल्कि बाहर की दुनिया से टकराती है। लेखक कहते हैं, असली चुनौती तब आती है जब आपकी शांति दूसरों की बेचैनी से मिलती है। रिश्ते, काम, परिवार ही छोटी बातें फिर से उछलने लगती हैं। यार, अगर आप अकेले होते तो शायद सब आसान होता, लेकिन हम तो लोगों के बीच जीते हैं। इसलिए लेखक इस हिस्से में शांत रहते हुए जुड़ना सिखाते हैं। सबसे पहले वे एक बहुत आम आदत पर बात करते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया। किसी ने कुछ कहा और हम बोल पड़े। लेखक कहते हैं, प्रतिक्रिया और जवाब में फर्क है। प्रतिक्रिया आदत से आती है, जवाब सजगता से। अभ्यास बहुत सरल है। बोलने से पहले एक सांस, बस एक। यह सांस आपको विकल्प देती है। आप चाहें तो वही पुरानी बात कहें या फिर कोई नरम, स्पष्ट जवाब चुनें। यहां एक अंग्रेजी पंक्ति आती है, रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। इसका भाव यही है, आपके पास हमेशा जवाब चुनने की आजादी है। जब आप यह आजादी याद रखते हैं तो सामने वाले की बेचैनी आपको अपनी नहीं बनानी पड़ती। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग तो बार बार वही करते हैं। लेखक कहते हैं, तब सीमाएं जरूरी हैं। शांति का मतलब यह नहीं कि आप सब सहते रहें। शांति का मतलब है कि आप अपनी सीमा बिना गुस्से के बताए, साफ शब्दों में, शांत लहजे में। अभ्यास के तौर पर एक वाक्य तैयार रखें, मैं इस तरह बात नहीं कर सकता, या इस समय यह मेरे लिए ठीक नहीं है। सीमाएं मन की सुरक्षा हैं। एक साधारण जीवन दृश्य फिर उभरता है। वही व्यक्ति ऑफिस में, एक सहकर्मी बार बार टोकता है। पहले वह अंदर उबलता था। आज उसने शांत स्वर में कहा, कृपया मेरी बात पूरी होने दें। कमरे का माहौल बदला। उसे खुद पर भरोसा महसूस हुआ। लेखक सहानुभूति को भी यहीं जोड़ते हैं। वे कहते हैं, सामने वाला अक्सर अपनी पीड़ा से बोल रहा होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप उसकी पीड़ा उठाए, बल्कि यह कि आप उसे समझकर जवाब दें। जब आप किसी की भावना को पहचान लेते हैं तो शब्द नरम पड़ जाते हैं। अभ्यास के तौर पर जवाब देने से पहले खुद से पूछें, इस व्यक्ति को इस पल क्या चाहिए? मान्यता, सुरक्षा या बस सुने जाना। यहां एक और अंग्रेजी पंक्ति आती है, यू कैन बी कंपैशनेट विदाउट कैरिंग समवन एल्सेस बर्डन। इसका अर्थ साफ है, आप समझदार हो सकते हैं बिना बोझ उठाए। यह संतुलन शांति को बचाता है। लेखक काम के माहौल में शांति की बात भी करते हैं। वे कहते हैं, हर ईमेल आपातकाल नहीं होता, हर मीटिंग युद्ध नहीं होती। जब आप काम को व्यक्तिगत लेना छोड़ते हैं तो छोटी बातें असर खो देती हैं। अभ्यास के तौर पर किसी आलोचना को सुनते समय खुद से कहें, यह काम पर टिप्पणी है, मुझ पर नहीं। यह वाक्य दिल को ढाल देता है। आम गलती यहां यह है कि लोग शांति को चुप्पी समझ लेते हैं। लेखक साफ करते हैं, शांति चुप्पी नहीं, स्पष्टता है। आप बोलते हैं पर बिना जहर के। दूसरी गलती, दूसरों की भावनाओं की जिम्मेदारी लेना।
नहीं, आप अपने व्यवहार के जिम्मेदार हैं, उनके भावों के नहीं। लेखक एक और जरूरी अभ्यास देते हैं दिन के अंत में रिश्तों का रीसेट। अगर दिन में किसी से तनातनी हुई हो तो उसे मन में ढोकर न सोएं। अभ्यास के तौर पर खुद से कहें, आज जो हुआ वहीं खत्म। यह वाक्य मन को घर लौटने देता है। इस हिस्से का सार यही है, दूसरों के साथ जुड़ते हुए भी अपनी शांति संभालना, सांस लेकर जवाब देना, सीमाएं तय करना, सहानुभूति रखना लेकिन बोझ नहीं उठाना, और काम को व्यक्तिगत नहीं लेना। जब ये कौशल साथ आते हैं तो छोटी बातें रिश्तों को जहर नहीं बना पाती। और यहीं एक संतुलित एहसास के साथ रुकता हूं। जब आप शांत रहते हुए जुड़ना सीख लेते हैं तो जीवन के शोर में भी आपकी आवाज साफ सुनाई देती है। अगले हिस्से में हम इसी शांति को बदलते मौसमों, खुशी और दुख, सफलता और असफलता के बीच स्थिर कैसे रखें, उस पर उतरेंगे, क्योंकि वही स्थिरता आपको सच में मुक्त करती है। अब उन मौसमों की बात करते हैं जिनसे कोई नहीं बचता, खुशी और दुख, जीत और हार, ऊंचाई और गिरावट। लेखक कहते हैं, ज्यादातर लोग शांति को अच्छे समय से जोड़ देते हैं। जब सब ठीक चल रहा हो तब शांत रहना आसान लगता है, लेकिन असली शांति वह है जो मौसम बदलने पर भी साथ रहे। यार, यही वो जगह है जहां छोटी बातें फिर से परीक्षा लेती हैं, क्योंकि भावनाएं तेज होती हैं। लेखक इस हिस्से में सबसे पहले अस्थायित्व की समझ देते हैं। वे कहते हैं, हर अनुभव अस्थायी है, चाहे अच्छा हो या बुरा। समस्या तब होती है जब हम अच्छे समय को पकड़ना चाहते हैं और बुरे समय से भागना चाहते हैं। पकड़ना और भागना दोनों ही मन को थका देते हैं। जब आप यह मान लेते हैं कि हर मौसम आएगा और जाएगा तो मन ढीला पड़ता है। यहां एक अंग्रेजी पंक्ति आती है, दिस टू शैल पास। इसका भाव साधारण है पर असर गहराया भी गुजर जाएगा। दुख में यह वाक्य राहत देता है, खुशी में यह संतुलन देता है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि कुछ स्थायी नहीं, तो आप न दुख में डूबते हैं न खुशी में खोते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या खुशी का जश्न भी नहीं मनाए? लेखक कहते हैं, जरूर मनाए, लेकिन चिपकिए नहीं। खुशी को महसूस करें पर उससे पहचान न बनाए। उसी तरह दुख आए तो उसे महसूस करें पर उसे कहानी न बनाए। अभ्यास के तौर पर भावनाओं को नाम दीजिए, यह दुख है, यह खुशी है। नाम देते ही वे थोड़ी दूरी पर आ जाती हैं। एक साधारण जीवन दृश्य फिर उभरता है। वही व्यक्ति, एक बड़ी सफलता मिली। पहले वह डरता था कहीं यह छिन न जाए। आज उसने जश्न मनाया, आभार जताया और अगले दिन अपने काम पर लौट आया। दूसरी ओर एक असफलता आई। उसने दुख महसूस किया, किसी दोस्त से बात की और खुद को समय दिया। न तो उड़ान, न तो पतन, बस संतुलन। लेखक भावनात्मक लहरों पर सवारी करने की बात करते हैं। कहते हैं, भावनाएं समुद्र की लहरों जैसी हैं। आप उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन सर्फिंग सीख सकते हैं। अभ्यास के तौर पर जब भावना तेज हो तो शरीर पर ध्यान दें, सांस, कंधे, पेट। शरीर को शांत करते ही भावना का शोर कम होता है। यहां एक और अंग्रेजी पंक्ति आती है, फील योर फीलिंग्स बट डोंट बिकम देम। इसका मतलब यही है, भावनाओं को महसूस करें पर उन्हें अपनी पहचान न बनाएं। आप दुखी हो सकते हैं, लेकिन आप दुख नहीं हैं। लेखक तुलना को फिर छूते हैं, खासकर खुशी के समय। हम दूसरों की खुशियों से अपनी खुशी को तौलते हैं। लेखक कहते हैं, हर किसी की समय रेखा अलग है। जब आप यह मान लेते हैं तो ईर्ष्या का जहर कम होता है। अभ्यास के तौर पर जब तुलना उठे, खुद से कहें, मेरा रास्ता अलग है। आम गलती यहां यह है कि लोग दुख में खुद को अलग थलग कर लेते हैं और खुशी में खुद को खो देते हैं। लेखक संतुलन सिखाते हैं, दुख में जुड़ाव, खुशी में जमीन, दोनों में शांति बची रहती है। लेखक आभार को फिर जोड़ते हैं, लेकिन एक नए कोण से। कहते हैं, आभार सिर्फ अच्छे समय के लिए नहीं, सीख के लिए भी। जब आप हर अनुभव में सीख देखते हैं तो जीवन सहयोगी लगता है, शत्रु नहीं। इस हिस्से का सार यही है, मौसम बदलते रहेंगे, आप बदलने के लिए मजबूर नहीं हैं। अस्थायित्व को समझिए, भावनाओं को महसूस कीजिए पर उनसे चिपकिए नहीं, और संतुलन को अभ्यास बनाइए। जब यह समझ बैठ जाती है तो छोटी बातें भावनात्मक तूफान नहीं बन पाती। और यहीं एक गहरी स्थिरता के साथ रुकता हूं। आप हर मौसम में खुद को
थाम पाते हैं तो जीवन डरावना नहीं रहता। अगले हिस्से में हम इस स्थिरता को जीवन के अर्थ और उद्देश्य से कैसे जोड़ें, उस पर उतरेंगे, ताकि शांति सिर्फ सहनशीलता न रहे बल्कि दिशा बन जाए। अब उस जगह पर चलते हैं जहां शांति सिर्फ संतुलन नहीं रहती बल्कि दिशा बन जाती है। लेखक कहते हैं, जब जीवन का शोर कम होता है तब एक सवाल साफ सुनाई देने लगता है, मैं यह सब किस लिए कर रहा हूं? यार, उद्देश्य की यह आवाज दबे मन में हमेशा रहती है, लेकिन छोटी छोटी बातों के शोर में दब जाती है। जब शांति आती है तो उद्देश्य उभरता है। लेखक यहां बहुत व्यावहारिक ढंग से उद्देश्य को परिभाषित करते हैं। यह कोई बड़ा नारा या एक लाइन का मिशन नहीं, बल्कि रोज के चुनावों की दिशा है। आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं? दयालु, ईमानदार, उपस्थित, भरोसेमंद। लेखक कहते हैं, जब आप अपने मूल्यों को साफ कर लेते हैं तो छोटी बातें अपने आप छंट जाती हैं, क्योंकि हर छोटी बात को आप एक ही सवाल से परखते हैं, क्या यह मेरे मूल्यों के अनुरूप है? यहां एक अंग्रेजी पंक्ति आती है, लाइव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर वैल्यूज। इसका भाव यही है, मूल्यों के साथ जीना ही सच्ची शांति है। जब आप अपने मूल्यों के खिलाफ जाते हैं तब भीतर घर्षण होता है, और वही घर्षण छोटी बातों को बड़ा बना देता है। अब आप सोच रहे होंगे, मूल्य तय कैसे करें? लेखक कहते हैं, सूची बनाने की जरूरत नहीं, बस उन पलों को याद कीजिए जब आप सच में संतुष्ट थे। वहां कौन सा गुण मौजूद था? शायद ईमानदारी, शायद सेवा, शायद साहस। अभ्यास के तौर पर आने वाले हफ्ते में एक छोटा काम चुनिए जो आपके किसी मूल्य को दर्शाए। बड़ा नहीं, छोटा। वही अभ्यास दिशा देता है। एक साधारण जीवन दृश्य फिर उभरता है। वही व्यक्ति, काम के दबाव में एक आसान शॉर्टकट सामने आया। पहले वह बिना सोचे ले लेता। आज उसने रुककर पूछा, क्या यह मेरे मूल्यों के साथ है? जवाब नहीं था। उसने मना किया। दिन कठिन था, लेकिन रात शांत थी। यही वह शांति है जो उद्देश्य से आती है। लेखक सेवा की बात भी इसी संदर्भ में रखते हैं। सेवा कोई भारी त्याग नहीं, बल्कि ध्यान का विस्तार है। जब आप किसी और की मदद करते हैं, सुनकर, समय देकर, मार्ग दिखाकर, तो आपका ध्यान खुद की छोटी चिंताओं से बाहर आता है। लेखक कहते हैं, सेवा शांति का तेज रास्ता है, क्योंकि यह आपको बड़े संदर्भ से जोड़ती है। यहां एक और अंग्रेजी पंक्ति आती है, When you help others, you help yourself। इसका अर्थ यही है, दूसरों की भलाई में आपकी भलाई छुपी है। यह भाव आपको छोटी छोटी बातों से ऊपर उठाता है। लेखक यह भी चेतावनी देते हैं कि उद्देश्य को बोझ न बनाएं। कुछ लोग उद्देश्य के नाम पर खुद पर दबाव बढ़ा लेते हैं। लेखक कहते हैं, उद्देश्य कोई अतिरिक्त काम नहीं, बल्कि करने के तरीके का बदलाव है। आप वही काम करें, बस अपने मूल्यों के साथ। जब तरीका बदलता है तो अनुभव बदलता है। आम गलती यहां यह है कि लोग उद्देश्य को भविष्य में टाल देते हैं, वही समय मिलेगा तब जिएंगे। लेखक कहते हैं, उद्देश्य भविष्य की मंजिल नहीं, वर्तमान का अभ्यास है। आज का एक छोटा चुनाव ही काफी है। लेखक कृतज्ञता को उद्देश्य से जोड़ते हैं। जब आप आभारी होते हैं तो आपको याद रहता है कि आप किस लिए काम कर रहे हैं। यह याद छोटी बातों को उनकी जगह पर रखती है, जरूरी से कम। इस हिस्से का सार यही है, जब शांति आती है तो उद्देश्य दिखता है, और जब उद्देश्य साफ होता है तो शांति टिकती है। अपने मूल्यों को पहचानिए, छोटे चुनावों में उन्हें जिएं, सेवा को जगह दीजिए, और उद्देश्य को बोझ नहीं, दिशा बनाइए। तब छोटी बातें आपके रास्ते में पत्थर नहीं, बस कंकड़ रह जाती हैं। और यहीं एक शांत दृढ़ता के साथ रुकता हूं। दिशा साफ हो जाती है तो आखिरी परीक्षा बचती है निरंतरता की। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि इस पूरी सीख को जीवन की लंबी दौड़ में कैसे संभाल कर रखें, ताकि यह सिर्फ समझ न रहे बल्कि स्वभाव बन जाए। अब आखिरी हिस्से में आते हैं, और यहां लेखक कोई नया सिद्धांत नहीं जोड़ते, बल्कि जो कुछ सीखा गया है उसी को जीवन की लंबी दौड़ में टिकाए रखने की बात करते हैं। यार, सच यही है कि सबसे मुश्किल काम सीखना नहीं, बल्कि भूलना नहीं है। समय के साथ हम फिर से पुराने ढर्रे पर लौटने लगते हैं। जल्दी, चिड़चिड़ापन, कंट्रोल, तुलना। लेखक कहते हैं, यह असफलता नहीं, मानवीय स्वभाव है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आप जागरूक हैं।
लेखक सबसे पहले इस भ्रम को तोड़ते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब सेट हो जाएगा। नहीं, जीवन चलता रहेगा, बदलता रहेगा। शांति कोई स्थायी अवस्था नहीं, बल्कि रोज चुनी जाने वाली दिशा है। जैसे आप रोज खाना खाते हैं, वैसे ही रोज शांति चुननी होती है। कभी कम, कभी ज्यादा, लेकिन चुननी होती है। यहां एक अंग्रेजी पंक्ति आती है, पीस इज अ प्रैक्टिस नॉट अ डेस्टिनेशन। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, शांति मंजिल नहीं, अभ्यास है। जिस दिन आप यह मान लेते हैं, उस दिन खुद पर दबाव कम हो जाता है। आप परफेक्ट होने की कोशिश छोड़ देते हैं और उपस्थित रहने की कोशिश करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर फिर से फिसल गए तो? लेखक कहते हैं, फिसलना तय है। सवाल यह नहीं कि आप गिरेंगे या नहीं, सवाल यह है कि आप कितनी जल्दी उठते हैं। अभ्यास के तौर पर, जब भी आप खुद को छोटी बात पर उलझा हुआ पाएं, खुद से बस एक सवाल पूछें, क्या यह सच में इतना बड़ा है? अक्सर जवाब खुद ही मिल जाएगा। एक साधारण जीवन दृश्य फिर उभरता है। वही व्यक्ति सालों बाद, जिंदगी में वही काम, वही रिश्ते, वही चुनौतियां। फर्क बस इतना है कि अब वह हर बात को दिल पर नहीं लेता। कभी ले भी लेता है तो खुद को जल्दी वापस ले आता है। यही निरंतरता है, पूर्णता नहीं, वापसी। लेखक सौम्य दृष्टि की बात करते हैं, खुद के लिए भी, जीवन के लिए भी। जब आप जीवन को कठोर परीक्षा की तरह देखते हैं, तो हर छोटी बात डर बन जाती है। जब आप जीवन को सीख की यात्रा मानते हैं, तो छोटी बातें शिक्षक बन जाती हैं। यह दृष्टि आपको नरम बनाती है, कमजोर नहीं। यहां एक और अंग्रेजी पंक्ति आती है, चूज पीस ओवर बीइंग राइट। इसका भाव पूरे सफर को समेट लेता है। सही साबित होने से ज्यादा जरूरी है शांत रहना, क्योंकि सही होने की खुशी क्षणिक है, शांति की गहराई स्थायी। लेखक यह भी कहते हैं कि कभी कभी आप भूल जाएंगे कि आपने क्या सीखा था। ऐसे समय में खुद को दोष न दें। बस किताब के किसी विचार पर लौट आएं, सांस, स्वीकार, छोड़ना, उपस्थिति। इनमें से कोई एक भी पकड़ लिया तो दिशा मिल जाती है। आम गलती यहां यह है कि लोग इस पूरी समझ को एक भारी आदर्श बना लेते हैं। लेखक कहते हैं, इसे हल्का रखिए, मुस्कुराइए जब आप पकड़ लें कि आप फिर से छोटी बात को बड़ा बना रहे हैं। वही मुस्कान शुरुआत है। लेखक अंत में एक शांत निमंत्रण देते हैं, जीवन को कम गंभीरता से लें, लेकिन कम जिम्मेदारी से नहीं। फर्क समझिए, गंभीरता बोझ है, जिम्मेदारी जागरूकता है। जब आप यह फर्क समझ लेते हैं, तो जीवन का स्वाद बदल जाता है। इस पूरे सफर का सार यही है, छोटी बातों को छोटा रहने देना कोई एक तकनीक नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। यह तरीका आपको हल्का बनाता है, रिश्तों को नरम करता है और मन को खुला रखता है। और सबसे बड़ी बात, यह आपको वर्तमान में लौटाता है, जहां जीवन सच में घट रहा होता है। और यहीं बिना किसी शोर के, बिना किसी बड़े वाक्य के, बस इस एहसास के साथ रुकता हूं कि अगर आप आज सिर्फ एक छोटी बात को छोटा रहने दें, तो आपने इस किताब की आत्मा को जी लिया। बाकी सब अपने आप जुड़ता चला जाएगा।